सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम का मतलब ये है कि जब भी हम सी प्रोग्राम को लिखेंगे तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। तो सबसे इसमें टोटल मेनली जो है 6 कंपोनेंट है। पहला आपका डॉक्यूमेंटेशन और कमेंट सेक्शन, दूसरा हेडर फाइल सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन और आपको ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, मेन फंक्शन और उसके बाद क्या है यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा हो कि कुछ डॉक्यूमेंट टाइप का करना है। तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसकी डिटेल्स आप लिख सकते हो। डिटेल्स का मतलब कि उस प्रोग्राम को किसने लिखा है, प्रोग्राम का क्या नाम है। जैसे अगर आपको एक प्रोग्राम लिखना है, चेक करना है कि कोई एक नंबर प्राइम है या नहीं है, तो उसको आप लिख सकते हो कि कब लिखा गया, क्या डेट है उसकी। तो कैसे लिखते हैं, इसमें 2 तरीका है। तो अगर आपको सिंगल लाइन जो है डॉक्यूमेंटेशन लिखना है तो सिंगल लाइन का मतलब यहाँ 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा दो और उसके बाद लेट सपोज आपको लिखना है प्राइम और नॉट, या कुछ भी लिख सकते हैं, प्राइम और नॉट। ओके, लेट सपोज आपने प्रोग्राम लिखा है कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं। तो ये सिंगल लाइन के लिए जो होता है वो आपका ये फॉरवर्ड स्लैश 2, उसके बाद जो भी लाइन लिखेंगे वो क्या हो जाए आपकी कॉमेंट लाइन। लेकिन अगर आपको मल्टीपल लाइन लिखना है, मल्टीपल लाइन के लिए क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश फॉलोड बाय एस्ट्रिक और उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेट सपोज प्रोग्राम नेम, प्रोग्राम का नाम क्या है वो लिख सकते हैं आप, जैसे प्राइम और नॉट यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा है कि ऑथर कौन है इसका, मतलब इसको किसने लिखा है प्रोग्राम को, वो यहाँ पर ऑथर नेम लिख सकते हैं। दूसरा किस डेट को ये प्रोग्राम लिखा गया था वो भी लिख सकते हैं। किस टाइम को लिखा गया था, यानी उस टाइम क्या, मतलब जो भी आप डिटेल्स यहाँ दे सकते हैं। आपने ये किया मल्टीपल लाइंस, उसके बाद जैसे ही आपका ये खत्म हुआ फिर क्या करेंगे एस्ट्रिक, ये आपका एंट्री पॉइंट है, ये आपका एग्जिट पॉइंट है। तो यहाँ क्या होगा फॉरवर्ड स्लैश फॉलोड बाय एस्ट्रिक और उसके बाद यहाँ क्या है एस्ट्रिक फॉलोड बाय फॉरवर्ड स्लैश। तो ये मल्टीपल लाइंस है और ये क्या है आपका सिंगल लाइन कमेंट है। इससे होता क्या है, इससे ये, और हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको हम सिर्फ प्रोग्राम के टॉप पे लिख सकते हैं, इसको कहीं भी लिख सकते हैं। कोई भी एक स्टेटमेंट प्रोग्राम में लिखा हुआ है, लेट्स सपोज आपने कोई एक स्टेटमेंट यहाँ लिखा है प्रोग्राम में, किसी भी जगह प्रोग्राम में, उसके आगे ऐसे 2 लाइन अगर आपने इसे फॉरवर्ड स्लैश किया वो अपने आप कमेंट लाइन हो जाएगी। ओके, तो खैर अभी इस पे आते हैं। तो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन। इससे क्या होगा, प्रोग्राम को पढ़ना आसान हो जाता है। पढ़ने का मतलब जैसे कोई भी अगर आप वेबसाइट विजिट करोगे, कोई भी एक प्रोग्राम अगर आपको सी का देखना है तो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट में क्या होता है आपको डॉक्यूमेंटेशन दिया होता है। उसमें कमेंट लाइंस होती हैं कि अच्छा ये लाइन लिखा हुआ है प्रिंट एफ, इसका क्या मतलब है कि अच्छा हाँ कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना है, तो वो सारी डिटेल्स रहेगी। तो उससे क्या होता है प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। जो भी यूज़र होता है उसको ईजिली प्रोग्राम समझ में आ जाता है। ये होता है डॉक्यूमेंटेशन। अब आते हैं हेडर फाइल सेक्शन या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेक्शन और लिंकिंग सेक्शन। लिंकिंग, यहाँ कुछ लिंकिंग हो रही है तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सब देखते हैं हेडर फाइल सेक्शन। एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब इससे हम समझेंगे कि क्या होती है हेडर फाइल सेक्शन। तो देखो यहाँ हमने क्या किया, ये आपका मेन फंक्शन है, उस पर हम लोग बाद में आते हैं। तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये, एंडिंग पॉइंट ये, उसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा हुआ प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ क्या है, एक आपका प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो सी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो अगर कोई भी प्रोग्राम मतलब सी में कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हर एक लाइन का क्या मतलब है उसको कंपाइलर को समझाना पड़ेगा। तो यहाँ हमने प्रिंटफ को कॉल किया। प्रिंटफ कॉल का मतलब फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन कॉल का मतलब उसकी जो भी फंक्शनैलिटी उसको हम यूज़ करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में। तो प्रिंटफ क्या करता है, किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करता है जो यहाँ डबल कोट्स में लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल किए तो अब कंपाइलर को ये पता होना चाहिए कि इस फंक्शन का काम क्या है। पर यहाँ कंपाइलर को कुछ भी मालूम नहीं, क्यों, क्योंकि हमने इस प्रिंटफ को कहीं भी डिफाइन नहीं किया है। मैंने कंपाइलर को बताया नहीं कि प्रिंटफ का क्या मतलब है। तो प्रिंटफ का कोड हमें लिखना पड़ेगा कि प्रिंटफ कैसे स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, किसी ने ऑलरेडी लिख के कंपाइल करके हमारे पास रखा हुआ, बस खाली क्या करना है उसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर देना है। तो वो क्या होता है आपका, इसलिए यहाँ लिखा हुआ हेडर फाइल सेक्शन। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, देखो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हम यूज करने जा रहे हैं, प्रिंटफ फंक्शन हमने यूज अपने प्रोग्राम में यूज किया है। तो कंपाइलर को ये बताना पड़ेगा कि प्रिंटफ का काम क्या है। तो इसको किसी ने ऑलरेडी लिख के कंपाइल करके, ये आपका कहाँ है, देखो हेडर फाइल स्टैंडर्ड, ये क्या होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h क्या होता है हेडर फाइल। तो ये आपका जो प्रिंटफ का कोड है वो कहाँ लिखा हुआ है, इस हेडर फाइल में। तो सिंपली क्या करेंगे, हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। उसके लिए क्या सिंटैक्स होता है, हैश इंक्लूड। इंक्लूड वर्ड ही क्या कर रहा है, इससे ये पता चल जा रहा है कि अच्छा हम कुछ इंक्लूड करने जा रहे हैं। तो हम इसको ईजिली इसको यूज कर सकते हैं। ये हैश क्या होता है आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसलिए यहाँ और क्या लिखा हुआ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और यहाँ क्या करें, लिंकिंग सेक्शन का मतलब हम प्रिंटफ तो यूज कर रहे हैं लेकिन प्रोग्राम लिखा नहीं, तो हम क्या करें एक तरीके से लिंक कर रहे हैं एक दूसरे को।
अब क्या ये आपका जो है, देखो डॉक्यूमेंटेशन क्या था, ये आपका ऑप्शनल था, ये मैंडेटरी नहीं है, प्रोग्राम में लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन में ये था कि अगर आपने उसको लिखा तो कंपाइलर उसको एलिमिनेट कर देता, कंपाइलर को डॉक्यूमेंटेशन से मतलब नहीं है, प्रोग्राम कंपाइलर को एक्चुअल कोड से मतलब है। तो अगर आपने यहाँ क्या किया, जैसे ये प्रिंटफ स्टेटमेंट है, यहाँ सिंपली अगर आपने ये 2 लाइन इस तरीके से लिख दी /, तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको भूल जाएगा, ये है मेरा कोई मतलब ये कि इंपॉर्टेंट है नहीं कंपाइलर के लिए, तो उसको कमेंट लाइन बना देगा। खैर अभी कमेंट लाइन वगैरह और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका ऑप्शनल होता है। और ये हेडर फाइल, अगर हम प्रिंटफ यूज़ करने जा रहे हैं तो इसको इंक्लूड करना कंपलसरी है। तो इससे ये लग रहा होगा कि हेडर फाइल कंपलसरी नहीं, हेडर फाइल भी कंपलसरी नहीं है। हो सकता है कि हम प्रिंटफ यहाँ यूज़ कर रहे हैं और हम प्रिंटफ का कोड भी अपने प्रोग्राम में लिख दे रहे हैं, तो हमें इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्रिंटफ का पूरा कोड अपने प्रोग्राम में लिखेंगे तो फिर ये हेडर फाइल इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपका क्या है, ऑप्शनल है। लेकिन इतना ठीक है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है जब ऑलरेडी वो अवेलेबल है एज ए लाइब्रेरी। हेडर फाइल को लाइब्रेरी भी कहते हैं। तो लाइब्रेरी अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो सिंपली उसको यूज़ कर लो, लिखने की ज़रूरत क्या है। फाइन। अब आते हैं डेफिनेशन सेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। तो अब देखते हैं डेफिनेशन सेक्शन। तो डेफिनेशन सेक्शन में क्या होता है, इसका जो सिंटैक्स होता है, ये लिखते हैं हैश डिफाइन, कोई एक वेरिएबल ले लिया मैक्स, और ये क्या है आपका 100। तो यहाँ मैक्स की वैल्यू क्या है आपकी 100 है। इसका बेनिफिट क्या होता है, देखो ये सिंटैक्स, इसको क्या कहते हैं, मैक्रोज भी कहते हैं। ये सेपरेट एक चैप्टर है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं मैक्रोज। अब देखो ये हमारा मेन प्रोग्राम है। तो मेन प्रोग्राम में अगर सपोज दैट हमने इस मैक्स वेरिएबल को कितनी बार यूज़ किया, 50 टाइम्स। ओके, 50 टाइम्स प्रोग्राम में यूज़ किया। लेट्स सपोज ये एक बड़ा सा कोड है, उसमें मैक्स की जो वैल्यू है 100, इसको हमने क्या किया, 50 टाइम्स यूज़ किया है। ओके, तो अगर लेट्स सपोज अगर आपको कोई भी इसमें चेंजेस करना पड़ा, मैक्स की वैल्यू लेट्स सपोज हमें 100 की जगह 200 करना हुआ, और तो क्या करेंगे, अगर मैक्रोज यूज़ नहीं करेंगे तो जहाँ भी ये आपकी 100 वैल्यू हमने, देखो अगर मैक्रो यूज़ नहीं करा तो 50 टाइम्स जो है 15 डिफरेंट प्लेसेस पे हमको 100 रखना पड़ेगा। और अगर हम फिर इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे 100 की जगह 200, तो मैनुअली हर एक जगह 50 टाइम्स हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके, लेकिन मैक्रोस का जो बेनिफिट होता है, जो एडवांटेज ये है कि जैसे ही आपने इसको 100 की जगह 200 लिखा, ऑटोमेटिकली जो 50 जगह पे आपने मैक्स लिखा था ऑटोमेटिकली वहाँ रिफ्लेक्ट हो, जैसे ही वो प्रोग्राम रन करेगा 100 की वैल्यू क्या होगी, 200 में चेंज होगी। तो इसका ये बेनिफिट है। एक बार और इसको मेंशन कर देते, हैज़ डिफाइन मैक्स क्या है आपका 100 है, मैक्स की वैल्यू 100 है। लेकिन अगर आप मैक्रोज यूज़ नहीं करेंगे तो मैनुअली हर जगह 50 टाइम्स अगर वो 100 यूज़ हुआ है तो मैनुअली हर जगह उसको आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो मैनुअली ना लिखने की जगह से आप सिंपली क्या करेंगे, इस वेरिएबल को यूज़ कर लेंगे। फाइन। अब अगर लेट्स सपोज समहाउ आपको प्रोग्राम में 100 की जगह 200 लिखना पड़ा, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ चेंज करेंगे, अपने आप वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा पूरे प्रोग्राम में जहाँ जहाँ वो मैक्स हो, जबकि 50 टाइम्स लिखा, 50 टाइम्स इट्स वेरी टाइम टेकिंग अगर आप मैनुअली इसको चेंज करेंगे। तो मैंने 50 मेंशन किया, लेट्स सपोज अगर वो 500 टाइम्स होगा तो मैनुअली 500 टाइम्स आपको 100 को 200 बनाना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट अ वेरी इफिशिएंट वर्क। ओके, लेकिन ये भी क्या होता है, आपका ऑप्शनल होता है। ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको कंपलसरी ही है कि लिखना है, ये भी ऑप्शनल होता है, लिख भी सकते हैं। वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम यानी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करता है, जहाँ उसकी ज़रूरत होगी लिखेंगे, जहाँ नहीं होगी नहीं लिखेंगे। अब देखते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। सो ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है, ग्लोबल डिक्लेरेशन जब भी हम लिखेंगे वो मेन फंक्शन से पहले ही लिखेंगे। ये एक सिंपल सा जो है समझने वाली बात है, मेन फंक्शन से ऊपर ही लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, इंट x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 20। तो यहाँ x क्या एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, यहाँ x की वैल्यू 10 है और y की 20। इसका डेटा टाइप क्या है आपका इंटीजर। तो डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, कैसे उसकी वैल्यू स्टोर होती है, ये सब चीज़ें हम बताएंगे। अभी बस इतना समझ लो, x और y एक वेरिएबल, जैसे मैथमेटिक्स में वेरिएबल होता है सेम वही है, बस इसमें क्या करेगा, ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, दैट्स इट। ग्लोबल का मतलब क्या हुआ, ग्लोबल वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, इसको हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबली एक्सेस करने का मतलब प्रोग्राम जो भी आपका सी प्रोग्राम होगा उसमें हम कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अब दो तरह के वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब है, लेट्स सपोज अगर किसी ने यहाँ एक फंक्शन लिख दिया सम, ओके, ये आपका एक फंक्शन है और ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक इसको स्कोप बोलते हैं, इस पर भी आएंगे। तो अगर किसी ने यहाँ लिखा हुआ इंट लेट्स सपोज x विच इज इक्वल्स टू 100, ऐसा लिखा हुआ है, ये x क्या है, इस फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल को कोई और दूसरा एक्सेस, ये ग्लोबली नहीं है, इसका मतलब लोकल का मतलब ये सिर्फ इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो यहाँ से यहाँ तक के बीच में है। ओके, लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल होता है ये कहीं भी पूरे प्रोग्राम में, लेट्स सपोज 1000 लाइन का प्रोग्राम लिखा है, कहीं भी अगर यूज़ करना है ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं।
एक फंक्शन में यूज़ करना है, 2 फंक्शन में यूज़ करना है, 3 फंक्शन में यूज़ करना है, 4 में, कहाँ जहाँ आपको रिक्वायरमेंट हो वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या इस x को कहीं यूज़ कर सकते हैं? नहीं, इस x को सिर्फ इसी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो आपका वेरिएबल भी होता है, फंक्शन भी होता है, खैर अभी उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल की बात करें, उस वेरिएबल को कोई भी फंक्शन प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, ये होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। और ये भी मैंडेटरी नहीं होता। मैंडेटरी नहीं होने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर एक प्रोग्राम में आपका ग्लोबल वेरिएबल प्रेजेंट हो। मैंडेटरी का मतलब ये होता है कि बिना उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के प्रोग्राम आप नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन। सो अब देखते हैं मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन ये जो होता है आपका कंपलसरी होता है, बिना इसके प्रोग्राम आप नहीं लिख सकते। कोई भी अगर सी प्रोग्राम लिखा हुआ है तो उसमें एक मेन फंक्शन, दैट मीन्स एक ही नहीं, सिर्फ एक और एक ही होगा, ना एक से ज़्यादा मेन फंक्शन लिख सकते हैं ना एक से कम। तो किसी भी सी प्रोग्राम में एग्जैक्टली एक ही मेन फंक्शन होगा और वो क्या होगा आपका कंपलसरी। क्योंकि जब क्या होगा, प्रोग्राम को जैसे ही कंपाइलर के पास जाएगा, प्रोग्राम कंपाइलेशन कहाँ से स्टार्ट करता है? मेन फंक्शन से। अगर 2 मेन फंक्शन हो जाएगा तो वो कंफ्यूज रहेगा, यहाँ से स्टार्ट करना है कि वहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसलिए एक ही फंक्शन होता है। अब इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका डिक्लेरेशन सेक्शन, दूसरा क्या होता है एग्जीक्यूशन सेक्शन। अब इस प्रोग्राम से समझते हैं कि डिक्लेरेशन क्या है और एग्जीक्यूशन क्या है, और दोनों में कौन सा ऑप्शनल है, कौन सा मैंडेटरी, ये भी देखते हैं। तो मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ, खैर इसका हम डेमोन्स्ट्रेशन जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। अभी इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि हर एक चीज़ का क्या मतलब है डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। देखो मेन फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है। तो हमने क्या किया, इंट x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 20। ओके, तो x इक्वल टू यानी x की वैल्यू क्या है 10 है, y की वैल्यू 20 और इसका डेटा टाइप वैल्यू क्या है इंटीजर है। एक और वेरिएबल ले लिया इंट c। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, x और y की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, x प्लस वाई। तो x की वैल्यू क्या है 10, y की वैल्यू क्या है 20, वो ऐड होकर हम स्टोर कर रहे हैं c में और इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो अब देखो, तो जब ये प्रिंट करने जाएंगे तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या किया, प्रिंटफ हम यूज़ कर रहे हैं। क्या प्रिंटफ का कहीं कोड यहाँ लिखा हुआ नहीं? तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें वही जो अभी मैंने डिस्कस किया है यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा इसको। लेकिन आजकल के कंपाइलर बहुत स्मार्ट हो गए हैं, अगर आप नहीं भी इंक्लूड करोगे तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लेगा कोई भी कंपाइलर। जैसे हम लोग कोड ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो हो सकता है एक वार्निंग दे, लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये हो गया आपका, इससे क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू। तो मेन फंक्शन में अब डिक्लेरेशन पार्ट क्या है और एग्जीक्यूशन पार्ट क्या है। देखो एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुई, ये दोनों लाइन जो है एग्जीक्यूशन पार्ट है और ये दोनों लाइन क्या है आपका डिक्लेरेशन पार्ट है। कि x और y को हम डिक्लेयर कर रहे हैं और इसकी वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं। यहाँ हमने जो है c एक वेरिएबल ले लिया। तो अगर आपको कोई भी जो है ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे यहाँ हम क्या करें एडिशन x और y, तो कंपाइलर को x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम x और y की वैल्यू को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। बिना डिक्लेयर के हम वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। खैर रूल्स और रेगुलेशन बाद में डिस्कस करेंगे, बस इतना मतलब ये है कि आपका इसमें डिक्लेरेशन पार्ट होता है और एग्जीक्यूशन पार्ट होता है। यहाँ हमने क्या किया, एग्जीक्यूशन पार्ट का मतलब ये हमने x और y की वैल्यू को ऐड करके c में स्टोर कर दिया और उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। परसेंटाइल d क्या है और कैसे ये वैल्यू प्रिंट होती है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूशन पार्ट। डिक्लेरेशन ऐसा नहीं कोई ज़रूरी हो, आप सपोज दैट यहाँ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिख रहे हैं प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, तो उसमें आपको डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो प्रिंटफ क्या करेगा, वो स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। लेकिन जब वेरिएबल वगैरह यूज़ करेंगे तो वहाँ हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी हम उस चीज़ को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जो यूज़र खुद लिखता है। ओके, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन जैसे लेट सपोज हमने यहाँ लिखा हुआ है एक फंक्शन लिख दिया सम। तो सम में लिख दिया इंट x कॉमा इंट y। कैसे लिखते हैं ये सारा फंक्शन, इसके बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होना है। रिटर्न लेट सपोज x प्लस वाई, ये दिया हुआ है। और जब भी हम लिखेंगे ये, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसको हम क्या करेंगे मेन फंक्शन के बाद ही लिखते हैं। नीचे इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि नीचे लिखना। पर ये देखो मैंने एक फंक्शन लिखा, ये सम जो है सी प्रोग्राम में कहीं भी आपको बिल्ट इन नहीं मिलेगा, तो यूज़र को खुद लिखना पड़ेगा। ये क्या बता रहा है कि अच्छा इसमें हम 2 वैल्यू लेंगे x और y की, और इनको हम क्या कर रहे हैं ऐड करके जहाँ ये फंक्शन कॉल होगा रिटर्न करें। लेट सपोज हमने यहाँ लिख दिया सम, मेन फंक्शन में इस तरीके लिख दिया 10,20 फॉर एग्जांपल, ऐसे दिया हुआ है। और इसकी वैल्यू जो रिटर्न हो रही है उसको लेट सपोज हमने स्टोर कर दिया इंट z। ओके, तो देखो ये मेन फंक्शन आया, यहाँ पे क्या हुआ सम विच इज इक्वल्स टू 10,20। तो इसके पास ये 10 यहाँ आ जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा, इसकी वैल्यू को ऐड हो जाएगा और रिटर्न कर देगा, तो इसकी वैल्यू z में स्टोर हो जाएगी। लेट सपोज हमें इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंटफ, क्योंकि ये इंटीजर है तो परसेंटाइल d
और z इस तरीके से लिख देंगे, ये प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर यहाँ printf यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम, #include stdio.h ऐसे लिख देंगे। और कितने भी आप सम लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं, एडिशन, डिवीजन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन और इसकी डिटेलिंग हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।